हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई आपका फीडबैक है, कोई आपका कमेंट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस ये करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कुछ भी आपको डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स होने जा रहे हैं। तो आप इसको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। और साथ साथ ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक का, उत्तराखंड में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, उसका भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप दोनों बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है मॉस्को फॉर्मेट के ऊपर। तो मॉस्को फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर हम अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करते हैं। तो अब सिंपल सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि मॉस्को फॉर्मेट किस चीज़ से संबंधित है। तो क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है? बिल्कुल सही बात है, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। तो मॉस्को फॉर्मेट कॉल्स फॉर माइनॉरिटी राइट्स, उसने माइनॉरिटी राइट्स यानी कि ये कहा है कि जो अफगानिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, तो उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान। तो मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान, ये रशिया की राजधानी मॉस्को में हुआ था। कॉल्ड फॉर रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफगान एथनिक ग्रुप्स। तो उन्होंने कहा है कि सभी लोगों के लिए इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सुन्नी समाज से है तो वो शिया समाज का जो मस्जिद है उसमें बम ब्लास्ट करता रहे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। या गुरुद्वारों के अंदर जो अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे हैं उनमें बम ब्लास्ट होता रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ बिड टू क्रिएट नेशनल रिकन्सिलिएशन इन द वार टॉर्न कंट्री, यानी कि जो युद्ध से पीड़ित एक देश है अपने आप में, अगर हम देखें अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पर शांति होनी चाहिए और सभी लोगों के बीच में प्रेम होना चाहिए। सभी दुनिया ऐसी बात करती है, लेकिन वो अलग बात है कि सिर्फ ये उनके शब्दों में होता है, करता कोई नहीं है। नेक्स्ट आता है CV आनंद बोस ने अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यूनाइटेड नेशंस हैज सिलेक्टेड हिज इनिशिएटिव्स एज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस 4 टाइम्स। ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो CV आनंद बोस हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में 4 बार। अपने आप में एक प्रोलिफिक राइटर हैं, 32 बुक्स निकाल चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, अलग अलग जॉनर में। बाकी बस ये आपको ये बताना चाहिए कि CV आनंद बोस को अपॉइंट किया गया है, गवर्नर हैं ये वेस्ट बंगाल के। उसके बाद ED के जो डायरेक्टर हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको तीसरा एक्सटेंशन मिला है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ED के डायरेक्टर कौन है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं वो संजय कुमार मिश्रा हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है सर्विस टू ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। ये अपने आप में तीसरा एक्सटेंशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से आया है। ये 1984 बैच के IRS ऑफिसर हैं। फिर COP27 की अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, इंडिया ने अपोज किया है ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के ऊपर एक टेक्स्ट आया था, ड्राफ्ट जो आया था, उसको भारत ने अपोज किया है। तो इंडिया हैज़ अपोज्ड द डेवलप्ड वर्ल्ड्स एफर्ट्स टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ मिटिगेशन टू एग्रीकल्चर। तो उनका कहना ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर से जो एमिशंस हो रहे हैं, हम वहाँ से कम करें।
भारत सरकार का कहना यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर, अब इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर को इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती, या वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो वे लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को के अंदर हमें एमिशंस कम करने हैं, बाकी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, सर्विसेज सेक्टर चल रहा है, उसमें एमिशंस होते रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया ने इस चीज़ को अपोज किया है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और बहुत बड़ी इकनॉमी जो है हमारी, हालांकि जीडीपी वाइज देखा जाए तो जीडीपी वाइज हमारा 17-18% ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है इंडियन इकनॉमी, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हमारे, मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है भारत की वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो इंडिया ने अपोज किया है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एफर्ट्स थे कि जो हमें मिटिगेट करनी है, जो स्कोप ऑफ मिटिगेशन है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को हमें कम करना है, वो किस में करें, एग्रीकल्चर में करें। तो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट समिट जो चल रहा था इजिप्ट के शर्म अल शेख के अंदर, तो यहाँ पे एफर्ट्स किए गए थे, सेइंग रिच नेशंस डू नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। तो भारत का कहना ये है कि जो अमीर देश हैं वो अपना लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं टू रिड्यूस एमिशंस, और वो सस्ते तरीके ढूंढ रहे हैं कि क्या सस्ते तरीके हो सकते हैं, दूसरे देशों को देख लेते हैं जो सस्ते तरीके हो सकते हैं उनसे निपट लेते हैं, या उनको कुछ कहते हैं कि भाई आप लोग कम करो, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द जॉइंट डिसीजन टेक्स्ट ऑन दी कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया का कहना यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर ब्लॉकिंग अ प्रो पुअर एंड प्रो फार्मर डिसीजन, यानी कि ये तो प्रो पुअर हुआ या प्रो फार्मर हुआ, एग्रीकल्चर अगर होता है तो अच्छी बात है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के को कम करें जिससे कि जो एमिशंस हैं वो कम से कम हो। इंसिस्टिंग ऑन एक्सपेंडिंग द स्कोप फॉर मिटिगेशन टू एग्रीकल्चर देयरबाय कॉम्प्रोमाइजिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, जो पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि हम जकूज़ी बाथ थोड़ी खाएंगे, या हम जो हीरा है वो थोड़ी खाएंगे, खाएंगे तो रोटी ही या ब्रेड ही या मीट ही खाएंगे, यानी कि जो भी आपकी डाइट है, खाना तो खाने की तरह ही खाएंगे ना, कि चाहे हमने बाथरूम में जकूज़ी बाथ लगा रखा हो या हम वोल्वो मर्सिडीज़ या रोल्स रॉयस में घूम रहे हो, लेकिन वो सिर्फ लग्जरी तब तक है जब तक हमारे पेट में अन्न है। अगर हमारा पेट भूखा है तो आप चाहे रोल्स रॉयस में बैठे हों, चाहे जकूज़ी बाथ में नहा रहे हो, चाहे आपके पास 100 करोड़ का घर हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको वो आनंद नहीं आ पाएगा, भूखे पेट आप आनंद नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। G20 देशों का कहना यह है कि जो वॉर है उसके वजह से पूरी दुनिया को देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो इन जॉइंट डिक्लेरेशन ब्रॉट आउट एट द एंड ऑफ द G20 समिट। G20 समिट अभी कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, बाली में। अब देखिए G20 का एक ट्रॉयका बना हुआ है, 3 देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में भी G20 इस साल हुआ है। भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर से ली है, और अगले साल 2023 में जो G20 होगा वो इटली में होगा। द मेंबर स्टेट्स का कहना यह है कि यूक्रेन वॉर वॉज कॉजिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़, कि यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ हो रही हैं, एंड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, एंड द थ्रेट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स वाज इनएडमिसिबल। इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है। COP27 की बात अगर हम करें, जो शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर जो COP27 हुआ UNFCCC का, भारत और 3 और देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स जो यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था उसको अपोज किया है। देखिए जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ऐसे चीज़ें लेके आते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लगभग वो उनके अगेंस्ट में ही होता है। तो विद द 27th एडिशन ऑफ द COP इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शर्म अल शेख नियरिंग इट्स फाइनल स्टेजेस एंड एफर्ट्स बीइंग रैम्प्ड अप टू अराइव एट अ कंक्लूसिव एग्रीमेंट, एक कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज़ थे जिसमें एक भारत भी था। उसने ये कहा है कि जो कार्बन बॉर्डर टैक्सेस है जो रिजल्ट कर सकता है किसमें, मार्केट डिस्टॉर्शन में, यानी कि मार्केट जो है उससे जो ट्रेड का मार्केट है उसमें गड़बड़ी आ सकती है, एंड एग्रेवेट द ट्रस्ट डेफिसिट, और इससे क्या होगा, जो विश्वास है उसमें कमी आएगी, अमंग पार्टीज मस्ट बी अवॉइडेड। तो यानी कि ऐसा कार्बन बॉर्डर टैक्स हमें नहीं चाहिए जिसकी वजह से 2 देशों के बीच में जो आपसी संबंध है वो गड़बड़ हो, उनके बीच में जो विश्वास है वो कम हो।
यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि एक पॉलिसी है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यही सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये किसने प्रपोज किया था? तो ये यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था। तो उन्होंने कहा कि आप टैक्स कर दो उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, जो एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव हैं 2026 से, कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन है बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है जिन प्रोडक्ट्स में, उन प्रोडक्ट्स को आप क्या कर दीजिए, उस पर कार्बन बॉर्डर टैक्स मैकेनिज्म लगा दीजिए। तो जो बेसिक ग्रुप है, बेसिक का मतलब हुआ BA से हुआ ब्राज़ील, फिर S से हुआ साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया और चाइना भी है इसके अंदर। तो जो बेसिक कंट्रीज़ हैं उनका कहना ये है, यानी कि जो लार्ज इकोनॉमीज़ हैं दैट आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट। अब देखिए हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोयले पे और कई सालों तक हम इस पे रहेंगे। तो हैज़ फॉर सेवरल ईयर्स वॉइस्ड कॉमन कंसर्न्स एंड रीआइटरेट देयर राइट टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। और हमने वापस से दोहराया है कि हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि हम टोटली जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या जो हरित रिसोर्सेज हैं हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएं। अभी भी हमें फॉसिल फ्यूल्स तो जलाने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोयले के रूप में हो, नेचुरल गैस के रूप में हो, और चाहे वो पेट्रोलियम के रूप में हो। चाहे नेचुरल गैस हो चाहे पेट्रोलियम हो, ये भारत में इतना नहीं होता। भारत में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो कोयला है। तो अगर कोयला भारत में ज़्यादा मात्रा में है तो हम कोयला ही इस्तेमाल करेंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, तो यानी कि हमें क्लीन एनर्जी पे जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, सोलर पार्क्स बना रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ फिर हम विंड एनर्जी में भी काम कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी में भी काम कर रहे हैं। काम हम सभी दिशाओं में कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है हाइड्रोजन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इस जगह तक पहुंचने के लिए, यानी कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि भारत जो अब 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों का देश होने जा रहा है, कि इतने बड़े देश की जो नीड है, एनर्जी की जो नीड है, वो हम इनसे पूरी कर सकें। तो ये बीच में जो ट्रांजिशन है वो किससे कंप्लीट होगा? वो कोयले से पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत ने ये शो किया है कि आप किस तरह से डेमोक्रेटाइज कर सकते हो टेक्नोलॉजी को फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इंडिया हैज़ शोन हाउ टू डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जब उन्होंने इनॉग्रेट किया 25वां एडिशन किसका? कर्नाटका का टैक्स एक्सपोजिशन का, जो बेंगलोर टैक्स समिट में हो रहा है बेंगलोर में। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि कर्नाटका टैक्स एक्सपोजिशन का नाम क्या है? बेंगलुरु टैक्स समिट। और ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर कर्नाटका में हुआ, जो कर्नाटका की राजधानी भी है। वीरमानी को फुल टाइम मेंबर लगाया गया है नीति आयोग का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये, इनसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं भारत के अरविंद वीरमानी, तो उनको अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर नीति आयोग का। तो मिस्टर वीरमानी ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र फाइनेंस मिनिस्ट्री में UPA 1 जब सरकार चल रही थी 2007 से 2009, उस दौरान उन्होंने सर्व किया था। नीति आयोग में जो प्रेजेंटली 3 मेंबर्स हैं वो हैं VK सारस्वत, रमेश चंद एंड VK पॉल। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, उन्होंने ऑफर किया है कि 2025 का जो यूनाइटेड नेशंस की UNFCCC की जो मीटिंग है वो ब्राज़ील के अमेजन रेन फॉरेस्ट में होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि UNFCCC की जो शुरुआत हुई थी वो भी ब्राज़ील से ही हुई थी। तो UNFCCC कहाँ पे बना था? जब UNFCCC के लिए मीटिंग हुई थी तो ये रियो डी जेनेरियो में, इसको रियो समिट भी कहा जाता है इसी वजह से, 1992 में ये वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। जब ये वहाँ पर स्टार्ट की गई थी तो अब लूला जो वहाँ के वापस से प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के, उनका कहना ये है कि 2025 का जो क्लाइमेट टॉक्स हैं वो अमेजन के जंगलों में हम करेंगे। तो ब्राज़ील्स लुइस इनाकियो लूला डा सिल्वा, तो ये जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने एक वार्म वेलकम रिसीव किया है एट द COP27 समिट इन इजिप्ट ऑन वेंसडे, वेयर ही प्लेस्ड टू रिकमिट द रेन फॉरेस्ट नेशन टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस। तो उन्होंने रिकमिट किया है कि भाई हम जो हैं अच्छे से काम करेंगे और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट नष्ट हो रहा है उसको भी बचाएंगे। एंड ऑफर्ड टू होल्ड फ्यूचर UN क्लाइमेट टॉक्स। एक लेफ्टिस्ट है अपने आप में, जिन्होंने तीसरा टर्म जीता है ऑफिस में पिछले महीने। मिस्टर लूला का कहना यह है कि वो ब्राज़ील को COP30 का होस्ट करना चाहते हैं 2025 में, और उनका कहना यह है कि जो वेन्यू होगा वो कहाँ पे होगा, और जो वेन्यू होगा वो कहाँ पे होगा, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में होगा, रैदर देन दी मोर पॉपुलस कोस्टल रीजन। यानी कि जो ब्राज़ील का कोस्टल रीजन है, जैसे कि रियो डी जेनेरियो हो गया, ब्रासिलिया हो गया, तो वहाँ पर नहीं करवाएंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर करेंगे। ब्राज़ील में जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में,
सेट द स्टेज फॉर ऑल मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। तो तभी से पूरे विश्व में जितने भी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हुए हैं बड़े बड़े, चाहे उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया हो, हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उससे पहले आ चुका था, और उसके बाद जितने भी कोपेनहेगन समिट हुआ है, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन हुआ 2009 में, जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो उसके बाद ही आई हैं, विच इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज एंड वाज द फाउंडेशन ऑफ द कॉप मीटिंग्स। तो यही जो रियो डी जेनेरियो की जो मीटिंग थी, यही अपने आप में बहुत बड़ा एक टर्नओवर था कि इसके बाद हमने जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज था उसको रोकने के लिए हमने काम करना शुरू किया। और ये जो आज हम कॉप की मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसका जो फाउंडेशन था, उसका जो बेसिस था, वो भी क्या था, वो भी ये जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो सबमिट हुआ वो ही था। नेक्स्ट आता है, भारत और यूके के बीच में एक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज हुआ है और 2023 में वो इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ये डाउनिंग स्ट्रीट का, यानी कि जहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उनका कहना है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि एक नई पार्टनरशिप शुरू होने जा रही है भारत के साथ। G20 समिट में उन्होंने कहा है, बाली इंडोनेशिया में। तो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम एक चलाई जा रही है, जिसमें यूके ऑफर करेगा एनुअली 3000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस को, जो कि 18 से 30 साल के होंगे, कि वो यूके में 2 साल के लिए जॉब कर सकते हैं। स्कीम विल कमेंस इन अर्ली 2023 एंड बी ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा कि जिस तरह से भारत के लोग यूके जाएंगे, इसी प्रकार से यूके के लोग भारत भी आएंगे। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड टू मेक एंटी कन्वर्जन लॉ स्ट्रिक्टर। देखिए, उत्तराखंड से न्यूज़ है कि उत्तराखंड में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब ये हुआ कि आप हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, या क्रिश्चियंस जैनिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यानी कि आपस में जो रिलीजन कन्वर्जन है उसके कानून को स्ट्रिक्टर करने जा रहा है, थोड़ा सा कठोर बनाने जा रहा है उत्तराखंड की सरकार, विद द एम टू मेक द स्टेट्स एग्जिस्टिंग एंटी कन्वर्जन लॉ मोर स्ट्रिंजेंट। उत्तराखंड कैबिनेट ने एक क्लियर किया है प्रपोजल टू मेक फोर्स्ड कन्वर्जन। ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, यानी कि जबरन अगर आप किसी को कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, ये अपने आप में कग्नाइजेबल ऑफेंस होगा। कग्नाइजेबल ऑफेंस का वो मतलब होता है जहाँ पर आप बिना वारंट के अरेस्ट कर लिए जाते हैं और आपकी बेल होनी भी मुश्किल होती है। इन द स्टेट विद द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 10 साल की आपको सज़ा भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है कानून के अंदर। 2018 का उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट क्रिएट किया गया था इसी एम के साथ, जिससे कि हम रीइंफोर्स कर सकें इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रिलीजन, यानी कि सभी समान, जो सभी धर्म है वो समान है और हमें ज़बरदस्ती किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। इक्वली अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। स्टेट का जो एंटी कन्वर्जन एक्ट है वो स्टिपुलेट करता था अब तक टर्म 5 years का, है ना, अगर आपने फोर्स्ड या किसी को फ्रॉडुलेंट धोखेबाजी से कन्वर्ट करवा लिया है, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कैबिनेट ने यह भी अप्रूव किया है कि जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है, जो अब तक नैनीताल में थी, उसे नैनीताल से शिफ्ट करके कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हल्द्वानी में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है मॉस्को टॉक्स में ऑन फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा कि वहाँ पर इस तरह भी बात की जा रही थी कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको इज्जत मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के जो मंदिर हैं, यानी कि वहाँ पर जो गुरुद्वारे हैं या शिया मुस्लिम्स के जो मस्जिदें हैं, वहाँ पर आप बम ब्लास्ट करते फिरे। तो इसी तरह से भारत ने मॉस्को टॉक्स में, मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेट किया है और उनका कहना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक समावेशी सरकार बने, जो सभी तरह के वर्गों के लोगों को लेके वहाँ पे सरकार बनाए। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट, जो कि रशियन कैपिटल में हुई है। मॉस्को फॉर्मेट अपने आप में एक सेवरल डायलॉग प्लेटफॉर्म है अफगानिस्तान का, जो शुरू हुआ जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को। इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत, ये सभी देश हैं इसके अंदर। GS3 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है डिफेंस की कि आर्मी का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो स्क्वाड्रन है वो मीसामारी चली गई है असम में। तो आर्मी ने मूव कर दी है अपनी फर्स्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन टू मीसामारी असम, जो कि इसका ईस्टर्न सेक्टर में आता है नियर द LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भेज दी है। LCH भारत का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर है और ये आर्मी का भी पहला डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट आता है, इन अ फर्स्ट 6 विमेन आर्मी ऑफिसर्स क्लियर द स्टाफ कोर्स। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 जो महिला
आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्टाफ कोर्स को कंप्लीट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 विमेन आर्मी ऑफिसर्स हैव क्लियर द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स और डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स एग्जाम विच इज़ हेल्ड एनुअली इन सितंबर, जो सितंबर में हर साल होता है, उन्होंने ये क्लियर करा है। तो ये अपना में पहली बार ऐसा हुआ है, अपना में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है जो मेटा है, यानी कि मेटा कंपनी जिसके द्वारा फेसबुक चलाई जाती है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। तो मेटा ने अपॉइंट किया है संध्या देवनाथन को एज द इंडिया हेड। तो सोशल मीडिया जाइंट है मेटा, उसने अपॉइंट किया है संध्या देवनाथन को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया, जो कि अपने आप में एक यूएस बेस्ड कंपनी है। उन्होंने रिप्लेस किया है अजीत मोहन को, जिन्होंने मेटा से रिज़ाइन कर दिया है। जो मेटा कंपनी है इसके अंडर फेसबुक आती है, इंस्टाग्राम आता है और व्हाट्सएप भी आता है। नेक्स्ट आता है कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए या क्लाइमेट डैमेज के लिए कौन पे करेगा, कि जो अब देखिए इंडोनेशिया अपने आप में कितना महत्वपूर्ण देश है कि इंडोनेशिया के अंदर अभी G20 का समिट हुआ। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी पानी में डूब रही है। जकार्ता जो कि बाली जो उसका आइलैंड है उस पे लोकेटेड उसकी राजधानी है जकार्ता, वो पानी के अंदर डूबती जा रही है, समुद्र में डूबती जा रही है। तो उसका जो कालीमंतन उसका जो द्वीप है यानी कि आइलैंड है उस पे वो अपनी नई राजधानी बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिस देश की राजधानी डूब रही हो उस देश के लिए क्लाइमेट अपने आप में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी क्या मनोस्थिति होगी आप इस टाइम पे समझ सकते हैं। कि जब यूनाइटेड नेशंस के तहत जो UNFCCC हो रहा है, ये भी होस्ट कर रहे हैं इजिप्ट में, G20 इंडोनेशिया में हो रहा है, तो यानी कि इंडोनेशिया चाहता है कि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे कि आप लोगों का तो कुछ नहीं है, आप हमें देखो कि हमारी जो राजधानी है वो पानी में डूब रही है। तो G20 समिट जो हुआ बाली में, रिच नेशंस जैसे कि US, जापान, कनाडा ने कहा कि वो $20 बिलियन देंगे टू वीन इंडोनेशिया ऑफ कोल, कि इंडोनेशिया जो है कोल से दूर चला जाए, यानी कि कोल को इस्तेमाल करना बंद कर दे, तो उसके लिए हम $20 बिलियन देंगे। US एंड जापान हैव लेड द इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट इंडोनेशिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर से, सरकारी खजाने से, कुछ प्राइवेट सेक्टर से पैसा आएगा टू सपोर्ट इंडोनेशियाज एफर्ट्स टू रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, की इंडोनेशिया जो है वो कार्बन न्यूट्रल 2050 तक हो जाए। भारत ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट एट द ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो चल रही है शर्म एल शेख में, उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस एंड डैमेज, तो एक लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाने की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ बनाया गया, UNFCCC की मीटिंग में बनाया गया, COP27 में बनाया गया, शर्म एल शेख इजिप्ट में बनाया गया। तो वाइज कंपनसेशन क्रिटिकल, अब देखें 1900 और अब तक अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बेनिफिट मिला है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर रिलेटिवली लेट, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं विकासशील देश हैं, क्योंकि वो आज़ादी 1950 के बाद हुए हैं। लगभग जितने देश हैं दुनिया के जो आज डेवलपिंग हैं, विकासशील देशों में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, यानी कि जो अभी विकसित भी नहीं हुए हैं, विकासशील भी नहीं हैं जो, तो इन देशों में आते हैं। वो लगभग सभी देश कभी ना कभी गुलाम रहे हैं और ज़्यादातर देश 1950 के आसपास ही आज़ाद हुए हैं, भारत भी उसमें से एक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ रिलेटिवली लेट है स्टार्टिंग आउट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एमिशंस नाउ बट दैट इज़ अ वीक रीज़न टू आस्क देम टू स्टॉप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप समझिए कि अब उन्होंने काम करना शुरू करा है और अब हम उनसे कहें कि भाई आप एमिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब आप अपना डेवलपमेंट बंद कर दीजिए। तो बहुत अजीब सी बात हुई, क्योंकि मेजरली जिसके वजह से आज इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है जो वेस्ट के देश हैं। एक जो किसान है रूरल अफ्रीका में कैन क्लेम दैट हिज कंट्री हैज़ नॉट एडेड टू एमिशंस हिस्टोरिकली। सिंपल सी बात है, एक किसान जो है एक ग्रामीण अफ्रीका का, वो कह देगा कि भाई उसके देश ने कुछ नहीं किया जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में पार्टिसिपेशन हुआ हो, बट बिकॉज ऑफ द US या रशिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हिज एग्रीकल्चर यील्ड्स आर डिक्लाइनिंग। लेकिन जो US ने काम किया, रशिया ने काम किया, उसके वजह से उस अफ्रीका के, रूरल अफ्रीका के रहने वाले किसान की जो उपज है वो ज़रूर कम होगी, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पूरे विश्व का हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ रशिया का या US का हो रहा है। या कोई जो शहरी आदमी है साउथ अमेरिका का हैज़ टू वर्क विदाउट चॉइस इन अनफॉरगिविंग हीट वेव कंडीशंस कॉज्ड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो डेटा फ्रॉम द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट उसने शो ये किया है कि 1751 से लेके 2017 तक
47% जो CO2 एमिशन हुआ है वो US से और यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं वहाँ से आया है। EU28 इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके अंदर ब्रिटेन भी आया करता था। इन टोटल जस्ट 29 कंट्रीज, तो 29 देश मात्र ऐसे हैं कि जिन 29 देशों से सबसे ज़्यादा 47% जो एमिशंस आए हैं 1751 से लेकर 2017 तक, लगभग 50% आप मान लीजिए कि आधा उत्सर्जन तो इन 28 देशों ने किया है, बाकी या 29 देशों ने किया है, बाकी जितना उत्सर्जन बचा 50% वो किसने किया, पूरे और विश्व ने किया। तो आप मान सकते हैं कि कौन मेजर कल्पिट है, मेजर कल्पिट तो यही देश हुए ना 29। UNEP की एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट आती है 2022 की, उसने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ फॉलिंग फार शॉर्ट ऑफ द पेरिस गोल्स। कोई क्रेडिबल पाथवे नहीं है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रह पाएंगे। जिस हिसाब से हम उत्सर्जन कर रहे हैं तो इस उत्सर्जन के हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा एमिशन कर देंगे। रिपोर्ट का कहना यह है कि इंडिया जो है इस टाइम पे टॉप 7 एमिटर्स में से एक है, और दूसरे और कौन से देश हैं, दूसरे हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन के अब 27 देश रह गए हैं, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन और US। नेक्स्ट आता है दीज 7 प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें 55% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं 2020 में। कलेक्टिवली अगर हम देखें तो G20 मेंबर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। फिर वर्ल्ड एवरेज जो है पर कैपिटा कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जा रहा है वो 6.3 टन है। US का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, US में तो 14 टन हो रहा है, फिर 13 हो रहा है रशियन फेडरेशन में, 9.7 हो रहा है चाइना में। भारत बहुत कम में है, भारत में 2.4 ही है, क्योंकि भारत कोई है कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है ही भारत की, अगर पर कैपिटा के हिसाब से निकालेंगे तो भारत की जो पर कैपिटा के हिसाब से बहुत कम आएगी, लेकिन फिर भी भारत अपने आप में भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है। इन एडिशन टू लास्ट ईयर्स प्लेज ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। अब देखिए भारत ने कब कहा है, मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था ये कि भारत ने कब तक कहा है, भारत ने 2070 तक कहा है कि हम नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इंडिया ने ये भी कहा है कि हम 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी, और एमिशन इंटेंसिटी को जो है वो हम बहुत कम कर देंगे, और फॉरेस्ट कवर भी हम बढ़ा रहे हैं। पिछले साल भारत ने कहा है कि इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्डिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन कोल, इट वाज चेंज फ्रॉम फेज आउट टू फेज डाउन ऑफ कोल। तो भारत ने ये भी कहा है कि कोयले को हम फेज आउट करने के अलावा फेज डाउन करें, यानी कि फेज आउट का मतलब तो ये हो गया कि कोल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और फेज डाउन का मतलब ये हो गया कि उसका इस्तेमाल तो करें, लेकिन अगर पहले 100 किलो कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे करते करते 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक आ जाए। विच रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज ग्राउंड रियलिटीज़, कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत की बहुत ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है कोयला, क्योंकि हम बिना कोयले के काम नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑफ लार्ज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मेट प्रीडोमिनेंटली बाय थर्मल पावर, की जो हमारी जो पावर रिक्वायरमेंट है बेसिकली कहाँ से पूरी होती है, थर्मल पावर से ही कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट आता है फॉरेनर्स विजिट। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो फॉरेनर्स जो हैं भारत आए हैं, चाहे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हों, चाहे वीज़ा की इतनी सारी रेगुलेशंस हों, लेकिन फिर भी कई लोग भारत आए हैं। तो 15 लाख फॉरेनर्स आए हैं, जिसमें से कि 4.29 लाख US नेशनल्स हैं और 2.4 लाख बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने पिछले साल भारत में विजिट किया है जिस टाइम पे कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस चल रही थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो आए हैं विजिट किया है भारत में वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, 4,29,860। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।